नमस्कार। प्रोग्रेस पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं देव कुमार। भारत ने बांग्लादेश में एक पॉलिटिशियन को वहाँ की राष्ट्रदूत घोषित किया है और वो है श्री दिनेश त्रिवेदी, जो कि पश्चिम बंगाल का एक पॉलिटिशियन है। पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा में गए। तो एक पॉलिटिशियन को राष्ट्रदूत बना के बांग्लादेश में भेजना एक ऐसे समय जबकि आपस की जो रिश्ता है, आपस की जो संबंध है, वो एक बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रही है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो तो जो बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वहाँ पे फॉरेन ऑफिस में, इसमें ज़रूर हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर जी का भी एक बहुत बड़ा भूमिका तो रही होगी। और अगर जयशंकर जी ने इस पे अपनी मोहर लगाई है, क्योंकि जयशंकर जी को पूछे बगैर तो मुझे नहीं लगता एनडीए सरकार या भाजपा केंद्र नेतृत्व कोई ऐसी निर्णय लेंगे। राष्ट्रदूत का जो पोजीशन है, फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स की जो क्वालिटीज़ होती है, उसकी ज़रूरत होती है, ना कि किसी पॉलिटिशियन की। पिछले पोस्ट में मैंने काफ़ी हद तक बात किया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल लेजिस्लेचर को लेकर, और क्यों वहाँ पे एक सिविल सर्विस ऑफिसर को सबके ऊपर बिठा देना एक गलत बात है। इस विषय पर वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट की कोई जगह है नहीं उस जगह पे जहाँ आपने सिविल सर्वेंट को बिठा रखा है। उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये जो राष्ट्रदूत का जो पोजीशन है, इस पद के लिए आपको एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर ही चाहिए, ना कि एक पॉलिटिशियन। तो दिनेश त्रिवेदी जी को वहाँ भेजा गया है। उनकी इस पद में एक्सेप्टेंस बांग्लादेश एकदम साथ साथ नहीं दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने टाइम लिया है, क्योंकि उनको भी शंका था कि भाई क्यों भेजा है इसको। हालांकि उनको शंका हो ना हो उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर कैंडिडेट जो जिनको भेजा गया है, अगर उनके खिलाफ़ कोई ऐसी गैर कानूनी कुछ आरोप नहीं है या कुछ सिद्ध हुआ आरोप नहीं है, तो आप उस पर कोई सवाल या निशान नहीं उठा सकते। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर वो नॉर्मल इंसान है। त्रिवेदी जी नॉर्मल इंसान है। अब नॉर्मलिटी जिसकी ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, वो एक टेक्निकलिटी है। पर हाँ, भारत और बांग्लादेश का संबंध जिस दौर से गुज़र रहा है, उसको देखते हुए हमें इस टेक्निकलिटी को भी और गहराई से देखना पड़ेगा। तो भारत ने अगर त्रिवेदी जी को वहाँ भेजा है, दिनेश त्रिवेदी जी को, तो ज़रूर उसके पीछे कोई सोच तो होगी फॉरेन ऑफिस का। अब वो लोग पहुँचे हुए लोग हैं, उन्होंने क्या सोच के इनको भेजा है वहाँ पे एज अ हाई कमिश्नर, वो तो वही जाने। पर यहाँ हमारे लेवल पे जब हम इसकी विश्लेषण करते हैं, तो पहले ही दिन जो त्रिवेदी जी ने जो अपना बयान दिया है वहाँ जाके, मतलब उनकी नियुक्ति को जब बांग्लादेश सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया, इसके बाद जो इन्होंने बयान दिया है, उस बयान ने बांग्लादेश की मीडिया सर्कल्स में एक, कहते हैं ना, स्टॉर्म इन अ टी कप, चाय की प्याले के ऊपर तूफान खड़ा हो जाना, तो ऐसा कुछ हो गया है वहाँ पे। तो सबसे प्रमुख जो इसकी टिप्पणी जहाँ से आ रही है, वो एक्सपेक्टेडली
जमाती इस्लामी के तरफ से आया है। तो जमाती इस्लामी का जो अमीर है वो उनके चीफ को अमीर बोलते हैं। तो इस अमीर का नाम है शफीकुर रहमान। जिहादी है, मुल्ला है, तो जो टिपिकल उनकी सोच होती है वैसे ही है। तो उसने बोला कि त्रिवेदी जी, इससे पहले ये देख लेते कि त्रिवेदी जी ने कहा क्या है। इन्होंने कहा है कि भारत का 140 करोड़ लोग, बांग्लादेश का 20 करोड़ लोग, वैसे 20 करोड़ है नहीं उनका कुछ 17 करोड़ है। बांग्लादेश का जनसंख्या 17 करोड़ या 17.5 करोड़ ऐसा कुछ है, 20 करोड़ नहीं। तो यहाँ तो लोग मतलब मैं देख रहा हूँ किसी भी लेवल पे कोई भी इंसान पॉपुलेशन फिगर्स को इस तरह बोल देते हैं कि जैसे कि कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब मुद्दा। कोई 20 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ कुछ भी कह देते हैं यार। कुछ किसी ने उस दिन किसी की वीडियो देख रहा था मैं, तो वहाँ कह रहा है 40 करोड़ मुसलमान भारत में। अरे यार 40 करोड़ मुसलमान भारत में टिक सकते थे क्या यहाँ पे? अगर यहाँ पे 40 करोड़ मुसलमान हो जाता तो हमारा जीना आराम हो जाता यहाँ। बेवकूफ़ों वाली बात करते लोग। तो खैर छोड़िए, ये कोई और टॉपिक है, जनसंख्या वाली बात। तो दिनेश त्रिवेदी जी ने कह दिया कि 20 करोड़ बांग्लादेशी और 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक होके काम करना पड़ेगा, एक होके आगे बढ़ना पड़ेगा और सफलता अर्जित करने के लिए। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो बहुत ही वेग है, पर अब जिनके मन में वहम है, जैसे कि ये बांग्लादेश की जिहादी, सिर्फ बांग्लादेश की जिहादी क्यों, जिहादी कहीं भी देख लो, जिहादी जो है इसकी मन में वहम छोड़ के कुछ है ही नहीं। पूरी बहमी इंसान है वो। इंसान तो गलत कह दिया, बहमी जानवर है वो। तो अब त्रिवेदी जी वहाँ जाके ऐसा कुछ बयान दे दिया और इन्होंने इसको पकड़ लिया। और वहाँ की जो इनकी जो जिहादी सोच से प्रभावित जो इनकी मीडिया है वो भी इसे उठा लिया। और वहाँ अभी मीडिया में सरगर्मी बढ़ गई है भारत के नए राष्ट्रदूत का पहले बयान से, कि क्या मतलब है त्रिवेदी जी का ऐसा कहना। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश एक है? अरे त्रिवेदी जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जितना मैंने देखा है उनकी कोटेशंस, बातें सुनी नहीं है मैंने, अखबारों में जो कोट अन कोट डाल के जो देते हैं उसमें जो मैंने देखा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भारत और बांग्लादेश एक है। ये इनकी मतलब नैरेटिव है। उनका कहना यह था कि आपके 20 करोड़, हमारे 140 करोड़ मिलके हमें सफलता हासिल करनी होगी। अब समझने वाले जो है, जिनके मन में वहम नहीं है, वो तो समझेंगे कि भाई सफलता कहाँ हासिल करनी है। हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं, तो उस बिगड़े हुए रिश्ते को पटरी पे लाना है। तो ये एक सफलता मानी जा सकती है अगर ये पटरी में आए तो। दिनेश त्रिवेदी जी यही संकेत दे रहे थे। तो खैर, तो पहला ही शॉट इन्होंने एक गलत शॉट खेल लिया है और कॉट होते होते बचे, वो बॉल निकल गया किसी तरह। अभी उनको थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा। और उस दूसरी तरफ बॉलर ने इनकी कुछ कमजोरी तो देख ली होगी, टू यूज़ क्रिकेट एनालॉजी। खैर, तो मैं समझता हूँ दिनेश त्रिवेदी को ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक ठाक रहे, चुपचाप रहे, अपना काम करे, ठीक है। आज की तारीख में बांग्लादेश की जो इंटरनल सिचुएशन है, आंतरिक जो उनकी परिस्थिति है,
उसमें एक राष्ट्रदूत के नाते, और वो भी भारत जैसे देश जिससे इनको नफ़रत है, ऐसे देश के राष्ट्रदूत के नाते त्रिवेदी जी वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बैक चैनल की बातें कर सकते हैं, थोड़े बहुत लोगों से मिल के, मतलब वहाँ के सीनियर लोगों से मिल के कुछ एक आध दो बातें बढ़ा सकते हैं आगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। ये पब्लिक स्टेटमेंट्स जो है ना, इससे बचना है उनको। और यही मैं कह रहा हूँ, क्यों एक पॉलिटिशियन के बजाय एक सीजन डिप्लोमेट यहाँ चाहिए था, क्योंकि डिप्लोमेट को पता है कब जबान खोलना है, कब नहीं खोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। आपने देखे होंगे ना, जो फॉरेन ऑफिस के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, है ना, मिस्त्री जी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, कितनी नपी तुली बातें करते हैं वो। तो ऐसे होना चाहिए इस पद में, पर ये तो पॉलिटिशियन है, इसको वैसे ही बड़बोली की आदत है। पॉलिटिशियन बोलते ज़्यादा है, बकबक ज़्यादा करते हैं, तो बोल पड़े वहाँ जाके। अब पहले इन्होंने अपना पहला इंप्रेशन ही ख़राब कर दिया, पहले से इनके ऊपर इनको डाउट था, ये बांग्लादेश वालों को, और अब तो ये डाउट और भी पक्की हो गई इनकी कि हाँ ये तो कुछ गड़बड़ करने आया है यहाँ पे। तो चाहे जो भी हो, ख़राब माहौल में जा रहे हो तो भाई थोड़ा, है ना, दूध का जला फूक फूक के छाछ पीता है। तो ये सब सोचना चाहिए एक बार इनको। खैर, उम्मीद करता हूँ कि त्रिवेदी जी ने अपना जो भी सीखना था इस छोटी सी इंसिडेंट से, उन्होंने सीखा होगा, और आगे उनको दिल्ली से भी निर्देश गया होगा अब तक कि आप बेमतलब की बातें ना करो, वहाँ पे बेकार की बकवास मत करो, काम की बातें करो, जितना कहना है उतना कहो, और बेकार की बातें मत करो, अपनी जलवा दिखाने की कोशिश मत करो वहाँ पे, वो सब नहीं चलेगा। पब्लिक स्टेटमेंट से बचना है जहाँ तक हो सके, जितनी ज़रूरत है उतना ही बात करो। अब हम आते हैं भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर। तो वो रिश्ता तो आज की तारीख में कुछ रिश्ता तो है नहीं, एक तरीके से मतलब नीचे ही पड़ा हुआ है, लेटा पड़ा हुआ है, उस रिश्ते में कुछ दम नहीं है आज की तारीख में। तो क्या है ये, इसमें कहा जा रहा है, हमारे आरएसएस के जो सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। क्या है, इसके बारे में चेन्नई का जो अखबार द हिंदू में उनका स्टेटमेंट आया। क्या कहना है इनका, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध को सुधारना चाहिए, सारे दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं कर देना चाहिए, और ये इनका खुद का कहना नहीं था, ये बल्कि एक और आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारी के बयान को अपना मान्यता दे रहे थे। वो है श्री दत्तात्रेय होसाबले जो कि आरएसएस का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है। तो होसाबले जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि एडवोकेटिंग फॉर अ डायलॉग विंडो विद पाकिस्तान, तो होसाबले जी ने बेसिकली कहा था कि पाकिस्तान के साथ एक दरवाज़ा खुला रहना चाहिए बातचीत करने के लिए। ठीक है जी। तो ये अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है कि ये आरएसएस के किसी कार्यकर्ता के मुंह से निकली हुई बयान है, और वो भी एक बहुत ही गण्यमान्य और वरिष्ठ कार्यकर्ता दत्तात्रेय होसाबले जी।
अब जब इसको लेके विवाद फैल गया यहाँ पे, तो इनकी बचाव करने के लिए सरसंघचालक खुद आके कूद पड़े इस पे। अब इनका क्या कहना है ये भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं आज की तारीख में जो समझते हैं कि भारत के साथ जो विभाजन हुआ था 1947 में वो गलत था। और वहाँ पे ऐसे बहुत पत्रकार हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, जो आरएसएस के काम का सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। तो वहाँ पे एक अंडर करंट है, मतलब एंटी पाकिस्तान अंडर करंट है पाकिस्तान के लोगों के बीच। ठीक है, नई बात तो है नहीं। और ये जो दो कौमी नज़रिया, मतलब टू नेशन थियरी, जिसके आधार पर पाकिस्तान बना, जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ, तो ये दो कौमी नज़रिया का विरोध हो रहा है पाकिस्तान में। इसीलिए भारत को एक आपसी संबंध के लिए एक खिड़की या एक दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, बिल्कुल ही बंद नहीं कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर लोग एंटी पाकिस्तान होते जा रहे हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। कितनी सारी घटनाएं घट रही है वहाँ पे, एक साथ 4 टुकड़े होने की बात हो रही है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा जो प्रदेश प्रोविंस है बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में आज की तारीख में अगर आप देखो तो एक एंटी पाकिस्तान मूवमेंट बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, और आज तो वो एक क्रिटिकल स्टेज में आ गया है। तो बलोचों को सपोर्ट नहीं मिल रही है, इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है, वो एक अलग बात है। इंटरनेशनल सपोर्ट अगर मिले तो बलोच तो कल ही अलग हो जाए पाकिस्तान से। तो एंटी पाकिस्तान फीलिंग कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। भारत ने अगर पाकिस्तान से संबंधों को डीप फ्रीज़र में डाल रखा है, तो इसके पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान को नाकाम कर देना है। पाकिस्तान तो एक पैरासाइट जैसा है ना, वो भारत के पीठ पे बैठ के भारत का खून चूस के ही तो वो चला रहा था अपना देश। तो जैसे ही मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया, ये सारा खेल ख़त्म हो गया। उसी से ही तो चल रहा था उनकी इकोनॉमी। अब वो खेल ख़त्म हो गई, अब दुनिया भर में भीख मांगते फिर रहे हैं, भिखारी बन गया। वही हाल बांग्लादेश का हो रहा है अभी। तो संबंध इस तरीके से कैसे बढ़ाओगे आप? मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल अंडरकरेंट्स है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, है ना। जो पाकिस्तान की जो राष्ट्र शक्ति जो है, जो उनकी जो शासन तंत्र है, उसके खिलाफ, उसके विरोध में एक मूवमेंट तो नहीं, खैर मतलब एक स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट चल रहा है वहाँ पे। अब उसका फ़ायदा आप डायलॉग एस्टैब्लिश करके करना चाहते हो सरसंघचालक जी। वहाँ अगर अंडरकरंट है, एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स है लोगों में, और लोग समझते हैं कि पार्टीशन गलत था, तो उसका फ़ायदा आप कैसे उठाना चाहते हो? संबंध एस्टैब्लिश करके, संबंध को और इसकी स्तर ऊंचा करके, मतलब वहाँ पे फिर से हाई कमिश्नर को एस्टैब्लिश करके और एम्बेसी को और स्टाफ बढ़ा के, एक्टिविटीज़ बढ़ा के, अपनी डायलॉग शुरू करके,
ऐसे करके इस अंडरकरेंट का फ़ायदा लेना चाहते हो क्या? वरिष्ठ व्यक्ति हो आप, पूजनीय व्यक्ति हो, आपसे मैं क्या बताऊं? मैं तो आपके आसपास भी नहीं आ सकता मान्यता के हिसाब से। आपकी चरण धूलि की एक कोना मिल जाए तो ही मेरे लिए बहुत है। पर जो गलत है वो तो गलत है ना। ये आप क्या लॉजिक यूज़ कर रहे हो? अगर वहाँ एंटी पाकिस्तान फीलिंग है वहाँ की जनता के बीच, तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? हमारे डिप्लोमेट्स। क्या करेंगे डिप्लोमेट्स वहाँ जाके? कैसे उठाएंगे इसका फ़ायदा? क्या बातें कर रहे हो? नहीं होता ऐसे। इसका फ़ायदा श्री अजीत डोभाल एंड टीम उठाएंगे, और इसके बारे में कोई घोषणा नहीं होगी जैसे आप कर रहे हो खुले में आके। डिप्लोमेसी एस्टैब्लिश करके, डिप्लोमेसी को अपग्रेड करके आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो क्या उस परिस्थिति का, कि लोग वहाँ पाकिस्तान की शासन तंत्र के विरोध कर रहे हैं, लोग वहाँ पार्टीशन को गलत कह रहे हैं, तो इसकी फ़ायदा हमें मिलेंगे। अरे मिलेंगे तो हम में से कौन करेंगे? कौन जाके वो फ़ायदा हासिल करेंगे हमारे लिए? डिप्लोमेट्स नहीं कर सकते वो। बेकार की बात है ये सब। ये हमारे इंटेलिजेंस के बंदे करेंगे और फूट डालेंगे अंदर उनमें, और लोगों को कन्विंस करेंगे अंदर ही अंदर कि पार्टीशन गलत था, अब तुम आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे पीछे। ये बातें अंदर ही अंदर की जाती है, न कि ऊपर से जैसे आप कर रहे हो। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। मेरे जैसे एक छोटा मोटा आदमी समझ लेते हैं ये बात, तो आप जैसे इतने वरिष्ठ और इतने अनुभवी सरसंघचालक हो आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। भूसावाले साहब को ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े बड़े आप पद पर बैठे हो, इतनी बड़ी एक संस्था को आप लोग संचालन कर रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रही है। आप कुछ भी बयान दे देते हो ऐसे। निराशाजनक है ना। आरएसएस का एडमायरर हूँ मैं, कई बार शाखा अटेंड किया। अपने आप को आरएसएस का एक अंग नहीं मानूंगा मैं, रेगुलर शाखा अटेंड नहीं किया कभी भी, बीच बीच में कभी कभार कर लिया था। पर मैं एक प्रशंसक हूँ, समर्थक हूँ, और एक हिंदू होने के नाते जाहिर सी बात है, कल अगर आरएसएस अगर बुलाए देश सेवा के लिए कि हर बंदे को आना है सामने, आ जाएंगे, तैयार है उसके लिए, वो अलग चीज़ है। पर आप लोग इतने ऊंचे पद पर बैठ के अगर इस तरह की बयान दोगे तो कैसे चलेगा काम? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये दौर पाकिस्तान के साथ रिश्ते को सुधारने का नहीं है। अभी एक निर्णायक लड़ाई होनी बाकी है। आपको अगर लग रहा है ऐसे रिश्ते सुधार के आप सब ठीक कर लोगे और एकीकरण हो जाएगी फिर से पाकिस्तान और भारत की, वो ये सब फालतू की बात है, नहीं हो सकता। ये बेकार की बात है। ये सब बचना चाहिए। पर आप वरिष्ठ लोग हैं, आपकी बातें सुनी जाती है प्रधानमंत्री जी के लेवल में, तो आप जानो आप क्या कह सकते हो। तो आप जानो, आप लोग जानो आपको क्या कहना है नहीं कहना है। पर ये हम समझते हैं कि ये गलत है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें जितनी समझ में आती है, हमें लग रहा है कि अभी निर्णायक लड़ाई के लिए भारत को तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान के सेना रहते हुए, पाकिस्तान की एक जो अभिजात, जो उनका एक एलिट्स जो है,
जो वहाँ पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के शासन तंत्र में जिनकी पकड़ है, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनको आप इतनी आसानी से हटा दोगे क्या वहाँ से डिप्लोमेसी करके? वो मानेंगे क्या? आप जाओगे तो फिर उनके 10 डिमांड और बढ़ जाएगा। अपनी मजाक बनाओगे आप ये सब करके, तो नहीं करना चाहिए ऐसी। मुझे नहीं लगता मोदी जी आपकी बात सुनेंगे या जयशंकर जी आपकी बातों को मान्यता देंगे। आपने अपनी बात कह दी, ठीक है, पर ये बात सुनी नहीं जाएगी, ये इम्प्रैक्टिकल है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, मार्गदर्शक हैं, बीच बीच में इस प्रकार के बयान दे देते हैं, तो इन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। इससे नुकसान होता है देश का और समाज का। नहीं करना चाहिए ऐसी बातें। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जानवरों को आप मतलब उदारता दिखा के आप जीत नहीं सकते उनके दिल। आप उदारता दिखाओगे तो उनको लगेगा कि आप कमज़ोर हो गए हो। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, पुरानी कहावत है, आपको भी पता होगा। तो कठोर नीति अपनाते हुए दोनों को टाइट करो और इसके बाद देखो चीज़ें अपनी जगह पे अपने आप आ जाएंगी। ये बेकार की बातें नहीं करनी है हमें। आज की पोस्ट को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर पोस्ट आपने यहाँ तक देखा है तो आशा करता हूँ ये आपको सूचनात्मक लगा, और अगर ऐसी है तो कृपया लाइक और शेयर भी कर लीजिए। और अगर आप प्रोग्रेस पोस्ट पहली बार देख रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली पोस्ट्स का सूचना पहले से ही उपलब्ध हो। धन्यवाद।